हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे कि हम किस तरीके से किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं और किन्हीं भी दो वेक्टर की किस टाइप से प्रोडक्ट की जाती है। और क्लास 12th के अंदर अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर की, तो हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो फिर चलिए स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में हम समझते हैं। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अगर हम बात करें इससे पहले हम वेक्टर के अंदर क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, तो हमने एडिशन के बारे में हमने पढ़ा है कि किस टाइप से किन्हीं भी दो वेक्टर की हम एडिशन करते हैं। और हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। और वेक्टर के लिए कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट किस टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, ये सब बेसिक बातें जो है हम पीछे वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने इन सभी चीजों को डिटेल में समझना है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा। उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की, तो वेक्टर की प्रोडक्ट जो है हम दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे पास क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और सेकंड हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अब ये जरूरी नहीं है कि हम किन्हीं भी दो वेक्टर का ही स्केलर प्रोडक्ट करें और किन्हीं दो वेक्टर का ही हम वेक्टर प्रोडक्ट करें। हम दो से ज्यादा वेक्टर का भी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। हम तीन वेक्टर्स का भी हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हम चार वेक्टर्स का भी हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्लास 12th के अंदर वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वो दो वेक्टर को ही लेके बनेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी पहली टाइप की, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, मान लो हमने दो वेक्टर हमने ले लिए। एक वेक्टर हमने ए ले लिया और सेकंड वेक्टर हम बी ले लेते हैं। और अगर हम इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर हम करवाते हैं, अगर हम इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर हम करवाते हैं, तो रिजल्ट के अंदर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी। ये रिजल्ट हमने ध्यान में रखना है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की या क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हमने एक वेक्टर ए ले लिया और सेकंड वेक्टर हम बी ले लेते हैं। और इन दोनों वेक्टर का अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट करवाए या क्रॉस प्रोडक्ट करवाए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की फॉर्म में। और अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाते हैं, तो रिजल्ट के अंदर जो हमें मिलेगा वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। यानी कि रिजल्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर ही हमें मिलेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है, एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि किस टाइप से किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का हम एंगल डिफाइन कर पाते हैं। तो मान लो हमने दो वेक्टर हमने ले लिए। एक वेक्टर हम ए ले लेते हैं और सेकंड वेक्टर हमने क्या ले लिया, वेक्टर बी ले लिया। अगर हम बात करें इन दोनों वेक्टर के एंगल के बीच की, तो हमने क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इनकी टेल, टेल कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने ये एक वेक्टर ए ले लिया, ये हमने एक वेक्टर ए ले लिया और सेकंड वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इन दोनों वेक्टर की हमने टेल से टेल को क्या किया है, ज्वाइन कराया है, इनको मिलाया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, सेम है। तो
इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा इनिशियल पॉइंट के ऊपर, ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। लेकिन हमने यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये ध्यान में रखना है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो या तो 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से ज्यादा होगा, बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब या तो एंगल 0 डिग्री होगा या 0 डिग्री से ज्यादा होगा, या फिर एंगल 180 डिग्री का होगा, या फिर 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो पहले हम उन सभी पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो हमने क्या किया, मान लो हमने ये लिया सबसे पहले कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, मतलब π/2 बनता है। तो हमने ले लिया इफ अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, 90 डिग्री हो। अगर इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो हमने कितना ले लिया, π/2 हमने ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा, ये दोनों के दोनों वेक्टर हमें क्या मिलेंगे, परपेंडिकुलर मिलेंगे। और परपेंडिकुलर के लिए हम एक और यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल का। तो ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर दोनों का एक ही मतलब है। तो अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो इट मींस ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हमें मिलेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमें मिलेगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री हो, इफ थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 डिग्री ले ली, तो 0 डिग्री का कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ये दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास पैरेलल होंगे, 0 डिग्री भी हो सकता है, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन सकता है, 180 डिग्री का भी बन सकता है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में अगर इसको डिटेल में समझें, तो मान लो हमने ये एक वेक्टर ए ले लिया, हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं, और इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर हमने बी ले लिया, ये वेक्टर हमने बी ले लिया, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। हमने जो वेक्टर बी लिया है वो एज कंपैरिजन टू द वेक्टर ए, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, जाता है। लेकिन दोनों के दोनों वेक्टर इज लाई ऑन द सेम लाइन, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने एक वेक्टर ए ले लिया और इसी के डायरेक्शन में ये सेम वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर ए ही, मतलब वेक्टर ए के साथ ही हम एंगल हम देखते हैं कितनी डिग्री का बनेगा। तो अगर हम एक वेक्टर ए का उसी के साथ हम एंगल देखेंगे तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी एंगल हमारे पास कितने डिग्री का मिलेगा, 0 डिग्री का मिलेगा। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमें मिलेगा, थीटा की वैल्यू जो मिलेगी, वो थीटा की वैल्यू हमें कितने डिग्री की मिलेगी, 0 डिग्री की मिलेगी। अगर हम बात करें कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं वो दोनों वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारे पास अपोजिट होगी। तो एक वेक्टर हमने ए ले लिया, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ले लेते हैं बी, ये हमने वेक्टर क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर हम एंगल देखें तो वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। मतलब दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर है। तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये दोनों वेक्टर अनलाइक है, अनलाइक वेक्टर की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो,
तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर बने? अनलाइक वेक्टर्स हमारे पास बने। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हमें मिलेगा, थीटा की वैल्यू जो मिलेगी, वो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 180 डिग्री, या फिर रेडियन के अंदर मेजर करेंगे तो हमें कितनी मिलेगी? पाई मिलेगी। लेकिन इससे पहले अभी अभी हमने 0 डिग्री के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें या फिर हम सेकंड डायग्राम की बात करें, ये दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास क्या है? लाइक वेक्टर्स। ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है? लाइक वेक्टर्स है। लाइक वेक्टर क्या होते हैं? कि जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम डायरेक्शन में वो वेरी करते हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ और भी बातें हमने यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो अब हम पहले यहीं पे कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स हमें हमारे पास आते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि उस कंडीशन के अंदर हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा, और ऐसी क्या कंडीशन नहीं होगी जिसके अंदर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं बनेगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमने एंगल बताना है तो उनके इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। मतलब उनकी टेल से टेल जो है वो ज्वाइन होनी चाहिए, तभी उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हम बना पाएंगे, अदरवाइज उन दोनों वेक्टर्स के बीच में हम एंगल नहीं बना पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट ले लिया, एक वेक्टर मैं ए ले लेता हूं, ये वेक्टर मैंने ए ले लिया, और एक वेक्टर हमने ले लिया बी, ये वेक्टर हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा? यहां पर ये एंगल बनेगा हमारे पास थीटा, ना कि हमारे पास ये एंगल। अगर हम ये एंगल हम मेजर करें तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल हमारे पास बन पाएगा। यहाँ पर ये एंगल हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बनेगा वो या तो 0 डिग्री होगा, या 0 डिग्री से ज्यादा होगा, या फिर 180 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा। इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज्यादा, या 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या बनेगा? लेस बनेगा। तो ये एक कंडीशन थी, हमने ये एक्सटर्नली मेजर किया था इस डायग्राम के अंदर, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये एंगल 180 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पर ये एंगल हम मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, अगर मान लो मैंने ये एक वेक्टर ले लिया ए, इसकी डायरेक्शन मैंने यहां से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये एरो की डायरेक्शन में मैंने इसका टर्मिनल पॉइंट ले लिया, और इसकी एरो की डायरेक्शन से हमने यहाँ पे एक वेक्टर क्या ले लिया? वेक्टर बी ले लिया। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हम कभी भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि इन दोनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इज सेम। इन दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एक कंडीशन हमें ये मिल गई कि इस कंडीशन के अंदर हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद एक और लास्ट कंडीशन आती है, वो लास्ट कंडीशन क्या है? कि हमने ये एक वेक्टर ले लिया ए, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और ये हम एक वेक्टर ले लेते हैं बी। तो इन दोनों वेक्टर्स का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इज नॉट सेम। तो हम यहां पर भी इन दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी इस कंडीशन के अंदर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स।
अगर हम बात करें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की, तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हमने दो वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर हम ए ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, वेक्टर बी ले लिया। हमने दो वेक्टर ले लिए। अगर इन दोनों वेक्टर का हमने स्केलर प्रोडक्ट करवाना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया, cos थीटा। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स, कि दो जो हमारे पास गिवन वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है। अब हमने जब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पर यह समझा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट करवाते हैं, इन दो वेक्टर्स का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट अगर हम करवाते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर मिलेगा। मतलब रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमारे पास रिजल्ट आएगा। और वो किस तरीके से आएगा, हमने जो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो हमने रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास एक स्केलर रिजल्ट आएगा। और मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। और रही बात कोस थीटा की, अब एंगल हमारे पास क्या मिलेगा, या तो 0 डिग्री मिलेगा या 0 डिग्री से ज्यादा मिलेगा, या 180 डिग्री मिलेगा या 180 डिग्री से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। तो कोस थीटा भी क्या देगा, एक स्केलर रिजल्ट ही देगा। जब इन तीनों स्केलर रिजल्ट्स की हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो आंसर भी क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमें मिलेगा। जो रिजल्ट हमारा आएगा वो रिजल्ट भी क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब हमने वेक्टर ए का और वेक्टर बी का हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, और इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो भी आ सकता है। अब पॉजिटिव किस केस के अंदर आएगा, कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू क्या हो, एक एक्यूट एंगल हो। मतलब थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा क्या हो हमारे पास, एक एक्यूट एंगल हो। और नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा हमारे पास क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो। अगर थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर मिलेगी तो कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जीरो किस केस के अंदर मिलेगा, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, π/2 हो। मतलब ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो आपस में। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें नेगेटिव मिल जाएगा। और अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो उस केस के अंदर इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं या इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हमारे पास आते हैं, इनको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को करने में हमारी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और उनको हमने ध्यान में भी रखना है, क्योंकि अगर वो हमारे ध्यान में रहेंगे तो हम क्वेश्चंस को बड़े इजी तरीके से और फास्टली हम सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें मिलता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि मान लो
हमने कोई एक वेक्टर ए ले लिया, हम कोई भी एक वेक्टर ए ले लेते हैं और इस वेक्टर ए का इसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। मतलब वेक्टर ए का हमने वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करवाया। वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो फॉर्मूला के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, और यहां पर बी की जगह वेक्टर ए ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर सेम है तो मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी किसके वेक्टर ए किसके इक्वल होता है, ये भी ए के इक्वल आएगा। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज होल रेज टू पावर 2, और कुछ बुक्स के अंदर आपको वेक्टर ए और इसका स्क्वायर भी मिलेगा। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए का जो स्क्वायर कर रखा है, क्योंकि वेक्टर ए का कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट नहीं है। अगर ऐसा कभी भी आपको बुक के अंदर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब हम एक ही समझेंगे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, वेक्टर का स्क्वायर हमारे पास कभी नहीं होता। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट ये दे रखा है कि मैंने आपसे ये कहा कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, से हमने एक वेक्टर ए ले लिया और सेकंड वेक्टर हमने बी ले लिया, और मैं ये कहता हूं कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। अब ऐसी क्या क्या कंडीशन होंगी कि उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आए। तो वो कंडीशन क्या क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बनेगी या तो वेक्टर ए जो है वो 0 के इक्वल हो, मतलब वेक्टर ए हमारे पास नल वेक्टर दे रखा हो, 0 वेक्टर हमारे पास दे रखा हो, तो हम 0 वेक्टर की किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पर रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, 0 बचेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ये देख लिया कि वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर है, सेकंड वेक्टर हमने बी ले लिया, तो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 0 और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इनटू कोस थीटा। थीटा हमने मान लो कोई भी जो एंगल, वैसे तो इनके अंदर बनेगा नहीं, हमने कोई भी एंगल ले लिया, तो जब 0 का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 को हम किसी भी टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर भी हमारा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। सेकंड केस क्या है कि या तो वेक्टर बी जो है, ये वेक्टर बी हमारे पास 0 वेक्टर के इक्वल हो, या फिर वेक्टर बी हमारे पास नल वेक्टर दे रखा हो, या फिर दोनों के दोनों वेक्टर जो है नल वेक्टर दे रखे हो, वेक्टर ए भी नल वेक्टर हो और वेक्टर बी भी नल वेक्टर, तो एंगल तो वैसे भी इनके अंदर नहीं बन पाएगा। अब थर्ड कंडीशन ये बनती है कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल और किस केस में आ सकता है, वो केस ये है कि इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, π/2 के इक्वल हो, या फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का बने, 90 डिग्री का बने। तो हमने यहां पे लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी को हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास तीन केसेस बने, इन तीनों केसेस के अंदर किन्हीं भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब वो क्वेश्चन में इसको किस तरीके से यूज करेगा, वो कहेगा कि इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स,
बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब हमने वहां पर ये समझना है कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बना वो एंगल कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। और जब इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब सेकंड थर्ड केस पे हम चलते हैं। वैसे तो इन केस को हम समझ चुके हैं जो थर्ड केस में आपको करवाऊंगा। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर हमने ए लिया और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं, ये दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास क्या दे रखे हैं, लाइक वेक्टर्स दे रखे हैं। मतलब इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने एक वेक्टर ए ले लिया, ये हमने वेक्टर ए ले लिया और इसी के डायरेक्शन में वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। इसी की डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर बी ले लेते हैं। और इन दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो एक ही लाइन को सपोर्ट करते हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल की जो वैल्यू आएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी, वो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री की बनेगी, 90 डिग्री की बनेगी। सॉरी, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो थीटा की वैल्यू कितने डिग्री की आएगी, 0 डिग्री की आएगी, क्योंकि दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। अगर हम ये कहें कि इफ वेक्टर ए, हमने एक वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर हम बी ले लेते हैं, वेक्टर बी ले लिया, और ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं ये अनलाइक वेक्टर, और अनलाइक वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वो क्या है कि बोथ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो एक हमने वेक्टर ए ले लिया, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और ये वेक्टर हमने ले लिया बी, ये वेक्टर हमने बी ले लिया, और इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। और हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर दोनों के दोनों वेक्टर अनलाइक दे रखे हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। नेगेटिव फॉर्म में किस तरीके से आएगी कि हमने ये लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इंटू कोस 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना। और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1, -1 होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इंटू -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। इन दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव क्वांटिटी के साथ तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस के अंदर इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस की फॉर्म में आएगा, मतलब नेगेटिव की फॉर्म में हमारे पास वो रिजल्ट आएगा। हमारे पास रिजल्ट आता है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम समझ चुके हैं। अब किन्हीं भी दो वेक्टर का हम एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हमने इस पॉइंट को भी हमने समझना है, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के बारे में वो हमसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में हमें मिलेगा। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमने ए ले लिया, एक वेक्टर हम ए ले लेते हैं, एक वेक्टर हमने ए ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। और इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है उसको हमने किस टाइप से रिप्रेजेंट किया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी और इंटू कितना आ गया कोस थीटा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, रिजल्ट बचेगा कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। अब हमने कोस को जो है राइट हैंड साइड लेके चले गए या फिर इनवर्स फंक्शन को हमने यहाँ पे ऑपरेट करवा दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स और एंगल में हमारे पास बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब रही बात इसके ऊपर कुछ बेसिक से पॉइंट है, वैसे हम वो पॉइंट हम कर चुके हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट की हम बात करें कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, लाइक वेक्टर है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि दोनों वेक्टर लाइक वेक्टर हैं, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर जो हैं ये क्या दे रखे हो, अनलाइक वेक्टर्स दे रखे हो, तो उस केस के अंदर इन दोनों वेक्टर के बीच में जो थीटा की वैल्यू आएगी, एंगल की वैल्यू आएगी, वो कितनी बनेगी, 180 डिग्री बनेगी। या फिर हम रेडियन में मेजर करें तो कितना आएगा, पाई के इक्वल आएगा। और इन दोनों वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, वो आएगी हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी के इक्वल। मतलब रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव फॉर्म में हमारे पास मिलेगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में, या फिर हम ये बोल सकते हैं इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर या तो ऑर्थोगोनल हो या फिर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक ही बात है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। या फिर रेडियन में मेजर करें तो वो कितना आएगा, पाई/2 हमारे पास मिलेगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज कर रहे थे उसके अंदर हमने किन्हीं भी दो वेक्टर का हमने प्रोडक्ट भी हमने करवाया था। वहां पर हमने ये डायरेक्ट लिखा था कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। वो किस तरीके से होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। हमने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ले ली, या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम ले लेते हैं। एक हमने ले ली एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक हमने क्या ले ली, जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस से, इसको वाई एक्सिस से और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया जेड एक्सिस से। ये तीनों की तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मतलब इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, जो एक्स एक्सिस की ओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर लिया, और जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ जेड एक्सिस। अब अगर आई की, जो आई कैप की हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और इनटू दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और
आई कैप जो है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है इज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू 1 और कोस 0 डिग्री क्या होता है 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने यहां से ये रिजल्ट समझा कि अगर आई कैप की हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं या जे कैप की हम जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं या फिर हम के कैप की के कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। और अगर हम इफ आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर जे कैप की के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर आई कैप की के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं या फिर के कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, मतलब हमने परपेंडिकुलर की फॉर्म में हमने इसको लिख के देखा कि आई कैप की जे कैप के साथ, आई कैप की के कैप के साथ, जे कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की के कैप के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। अब 0 के इक्वल क्यों आया एक रिजल्ट से हम समझ लेते हैं। जब हमने आई कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाई तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, और आई कैप जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल होती है। अब आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 के इक्वल, जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी 1 के इक्वल, लेकिन कोस 90 डिग्री क्या हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आया 0 के इक्वल आया। तो उसी टाइप से जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, और भी कोई रिजल्ट हो रह गया हो, अगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर की फॉर्म में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे इन यूनिट वेक्टर्स की तो रिजल्ट इन एवरी केस के अंदर हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई होप आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स का ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।